नमस्कार। प्रत्यक्ष टीवी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कोई खबर नहीं लाए हैं। आज हम किसी महंगाई पर नहीं बात करने वाले हैं। आज हम आपको कुछ अवेयरनेस देने वाले हैं, कुछ जानकारी देने वाले हैं, कुछ डेटा पे बात करेंगे, कुछ परिस्थितियों पे बात करेंगे। जी हाँ, आज जिस टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर। भारत में बेरोजगारी दर साल दर साल बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। कई सारे राज्यों में डबल डिजिट बेरोजगारी चलती है, यानी एक हिसाब से अगर कहा जाए तो बेरोजगारी 4% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारे जाने माने अर्थशास्त्री मानते हैं और कहते हैं। लेकिन भारत में ये 7.9 और कई राज्यों में जैसे बिहार हुआ और इस तरह के कई सारे राज्य हैं जहाँ पे डबल डिजिट तक चला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। साथ ही अगर सबसे कम बेरोजगारी की दर की बात करें तो कर्नाटका जैसे, गुजरात जैसे प्रदेश जहाँ पे 1.9 इस तरह से बेरोजगारी दर देखने को मिलती है। लेकिन समस्या जिस पर हम बात करने वाले हैं, डेटा उठाएंगे, डेटा से बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, जो कि भारत का एक सरकारी विभाग जो कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है, जिसके अकॉर्डिंग करीब 53 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं भारत में। 53 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, उस हिसाब से 530 लाख लोग। बहुत बड़ा डेटा है ये। जिसमें 38 मिलियन की बात करें, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तुरंत तत्परता से काम की तलाश है, और उसमें 17 मिलियन ऐसे हैं जो लेट लतीफ़ भी जिनको काम मिले तो कोई समस्या इतनी नहीं है, लेकिन 38 मिलियन को तुरंत नौकरी की तलाश है। और वहीं अगर मैं बात करूं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट स्टैंडर्ड डेटा की, तो भारत में 187.5 मिलियन नौकरी तुरंत जनरेट करने की आवश्यकता है। भारत के पास प्लस पॉइंट क्या है? भारत के पास प्लस पॉइंट है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है जानेंगे। किसी देश में रह रहे एक्टिव उम्र की जनसंख्या कितनी है, उस देश से उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड निर्धारित होती है। यानी भारत में 15 से 64 साल के या 60 साल तक के उम्र के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसका मतलब है कि ये एक युवा वर्ग का देश है और युवाओं की जनसंख्या ही आगे काम करने के लिए बहुत ही कारगर मानी जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं जापान, चाइना जैसे देशों की डेमोग्राफिक डिविडेंड घट रही है, लेकिन भारत 2020 से 50 के एयरफेयर में डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा रहने वाला देश है। लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आज अच्छी तो कल तबाही भी हो सकती है, जब हमारी जो आज डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी एक जनसंख्या जो आज है वो कल बूढ़ी भी हो जाएगी, आम बात है। लेकिन अगर वही जनसंख्या हम यूटिलाइज करते हैं तो उसको बाद में भी हम लोग मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों के पास में अभी जिस तरह से चाइना या कई सारी कंट्री डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जापान जैसी कंट्री डेमोग्राफिक डिविडेंड को मैनेज कर रही हैं, उस तरह से भारत नहीं मैनेज कर पा रहा है। भारत में जो गैप है, यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो गैप है, यानी जितनी नौकरियों की जिस सेक्टर में तलाश है और उसके साथ में उन आदमियों की जनसंख्या में काफ़ी सारा गैप मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग नौकरियों का प्रतिशत सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टर्म के बारे में जान करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे, एक होती है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, एक होती है फ्रिक्शनल, एक होती है डिसगाइज्ड, साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट तो वो एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी अगर आपकी नौकरी आज छूट गई हो तो आप जिस दौरान दूसरी नौकरी के तलाश में हैं, उस समय की टर्म में जब आप बेरोजगार हैं तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। वहीं डिसगाइज्ड यानी जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? भारत में औद्योगिक क्रांति के बाद से या फिर भारत के अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे कृषि के GDP दर अच्छी थी। और एक अच्छे से मैं समझाई देता हूँ आपको। 3 तरह के सेक्टर माने जाते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो कृषि आधारित सेक्टर होता है, सेकेंडरी जो कि मैन्युफैक्चरिंग आधारित सेक्टर होता है, टर्सरी जो कि सर्विस सेक्टर होता है। भारत में सर्वप्रथम प्राइमरी सेक्टर की लोग ज़्यादा थी, GDP में योगदान ज़्यादा था। उसके दूसरे नंबर पर सेकेंडरी की बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे हमेशा भारत कमजोर रहा है शुरुआत से ही। तो सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा भारत अब जाकर अच्छे से मजबूत हुआ है। लेकिन भारत में लेबर जो वर्कफोर्स था एग्रीकल्चर में ज़्यादा था, GDP भी ज़्यादा था। लेकिन 1950 के बाद, दशक के बाद में भारत में कृषि में यानी प्राइमरी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो नहीं बढ़ा है, मतलब मैं कहूँ कि GDP तो घट गई है और लोगों की जो वहाँ पे रुकावट है, यानी
जहाँ पे एक व्यक्ति की ज़रूरत है कृषि में, वहाँ पर 5-5 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में घर की महिलाएं, बच्चे, इसके साथ में कुछ अन्य पहलू भी हैं कि अगर सब लोग उसमें काम कर रहे हैं तो शिक्षा को लेकर भी काफ़ी नीचे चला जाता है देश। और अगर एक जगह पे 2 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वेजेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे क्या रहता है कि उतनी जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, यानी जितना पैसे की ज़रूरत है या फिर जितने सामान्य चीज़ों की ज़रूरत है वह भी नहीं मिल पाती। इसी के साथ सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में सैलरी ज़्यादा है, लेकिन सर्विस सेक्टर में लोग कम हैं क्योंकि हम लोग या फिर स्किल्ड भारतीयों की जनसंख्या कम है। हालांकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी कई सारी योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर या फिर अंतिम निर्णय लेते समय कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आती है। इन सभी कारणों को देखते हुए हम देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी, अगर मैं बात करूं, महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण इलाकों में कृषि में सबसे ज़्यादा है। कारण पुरुषों का विस्थापन हो जाता है शहरों की तरफ, लेकिन जिससे घर के जो काम है यानी खेती बाड़ी के काम है वो बच्चे और महिलाएं करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, यानी बेरोजगारी नहीं है, गांव में बेरोजगारी नहीं है, कम है, लेकिन वह भी एक समस्या है। समस्या अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो दूसरे सेक्टर में भी काम कर सकते थे। जिस तरह से अभी मैंने बताया आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो उसका सही इस्तेमाल तो तभी कर सकते हैं जब स्किल्ड लेबर यानी कोई स्किल्ड व्यक्ति कहीं सही जगह पे पहुंच जाए। यानी हम लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आ जाए। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, कब होता है, जब मतलब हमारे पास उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, यानी उस तरह की स्किल्ड फैक्ट्रीज नहीं है और व्यक्ति स्किल्ड है, या फिर कुछ फैक्ट्रियां जो कि अपने कामों को चेंज कर देती हैं और उनको व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो उसको एक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी के तौर पे हम लोग निर्धारित कर लेंगे। तो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी दर भी बहुत है, उत्तर प्रदेश, हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी जनसंख्या के निवासी हैं, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। सरकारी वादे करती हैं जब चुनाव करीब होते हैं, लेकिन कई सारी नौकरियां जो निकाली जाती हैं फिर कोर्ट में अरे भारत में एक हिसाब से बोलूँ तो उत्तर प्रदेश में नौकरियों का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही घटाना बढ़ाना करके बाद होता है। पहले तो नौकरी आती है, उसके बाद में परीक्षा दी जाती है। पहली बात तो डेट ही बहुत बाद में मिलती है, फिर परीक्षा दी जाती है, फिर भैया लीक हो जाता है पेपर, उसके बाद में कोर्ट केस होता है। इस तरह से 4-5 साल का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो इतना नॉर्मल हो गया है कि विद्यार्थी लोग उसको अपने जहन में समा चुके हैं। तो इस तरह की कई सारे डेटा की बात करेंगे। एक और जाने माने अर्थशास्त्री से थे 18वीं शताब्दी में, जिनका नाम था फिलिप क्या कहते थे कि जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी दर कम होती है, अर्थात महंगाई बढ़ी यानी मार्केट में पैसा आया नहीं, यानी इन लोगों के हाथ में पैसा है, ज़्यादा पैसा है, तो लोग कई लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, मिल्टन फ्राइडमैन ने इसको झूठा साबित किया। कब? जब स्टैगफ्लेशन होता है, यानी जब जीडीपी दर भी रुक गई होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, ऐसी दशा में महंगाई भी अगर बढ़ती है तो बेरोजगारी दर नहीं घटती है। तो कई सारे अर्थशास्त्री अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने तर्क प्रदर्शित करते आए हैं। मैं ये कहूँगा कि भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी तो वो भारित हो जाएगी, यानी भारत को उसको देना पड़ेगा, और अगर वो अभी आपको कमा के नहीं देती तो आपके ऊपर एक भार हो जाएगा, यानी आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो एक गहरे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। कुछ संवैधानिक पहलू की भी बात करूंगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, यानी मूल अधिकारों की बात। वहीं अगर मैं बात करूं कि 36 से 51 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व जिनको बोलते हैं, यानी राज्य जब नीतियां बनाएगा तो उन चीज़ों को ध्यान रखेगा। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, यानी विद इन इकोनॉमिक कैपेसिटी, यानी राज्य के पास जितनी क्षमता है उतनी क्षमता में लोगों को अधिकार देगा, काम करने का अधिकार देगा और एजुकेशन का अधिकार देगा। वहीं आर्टिकल 42 भी बात करता है कि निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। आर्टिकल 43 भी बात करता है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट अपनी मोनोपोली कर ले कि भैया अगर काम करा रहे हैं तो काम ही कराते रहें, तो छुट्टियां भी देनी जरूरी हैं। ये सारे हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं, इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सरकारें अपने स्तर पर जो कार्य कर रही हैं वो अप्रिशिएटेबल है, लेकिन इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना और इस तरह से रोजगार सृजन की कमी होना, जीडीपी बढ़ना अच्छी बात तब नहीं मानी जाती है जब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जीडीपी बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा होता है, लेकिन भारत के नज़रिए में ऐसा नहीं हो रहा है।
भारत में जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। राइट टू वर्क, जिस तरह मैंने आर्टिकल 41 की बात की, तो राइट टू वर्क के जरिए डीपीएसपी के बाद में जब नियम बनाया गया तो ये कहा गया कि क्या कहा गया कि मनरेगा लाया गया। उसी के तहत जो हम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो मनरेगा 2005 की बात करते हैं, यानी 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करते हैं, यानी 100 दिन किसी को रोजगार देना ही पड़ेगा, जिसमें न्यूनतम मजदूरी भी शामिल है। उतनी मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर सरकार 100 दिन काम नहीं दे पाती है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तब भी पैसा देना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति मांगता है नौकरी मनरेगा के तहत और अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो उस समय भी पैसे देने पड़ेंगे सरकार को। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के हमने अच्छे कुछ पहलुओं की बात करी, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितनी आवश्यकता है। उसके साथ में अब मेरा जो खुद का विचार है कि ग्रामीण जो सशक्तिकरण है, यानी जो महात्मा गांधी जी ने कहा, जो कई सारे लोगों ने कहा, अर्थशास्त्री अभी हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने भी कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर पर लोग सशक्त होंगे, लोग जब सशक्त होंगे तभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा और अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। यानी आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट जो कि कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी जीवन जीना ही जीवन नहीं है, जीवन को गरिमा के साथ जीना जीवन है। तो गरिमामय जीवन तभी जिया जा सकता है जब हम लोगों के पास सही ढंग का रोजगार हो, स्किल्ड रोजगार हो, समय की मांग के आगे, यानी समय की जो डिमांड है उस तरह से स्टेट स्किल प्रोवाइड करा रहा है लोगों को, और उस तरह से लोगों की डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच को जो कमी की जा रही है वही अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर पाएगा। तो इसी के साथ में प्रत्यक्ष टीवी के साथ बने रहिए। जानकारी विद प्रत्यक्ष टीवी आगे भी इसी तरह से आपका सहयोग करता रहेगा, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।